सोचिए, इंसान के दिमाग का सबसे गहरा और सबसे अकेला हिस्सा जब इंटरनेट की बेकाबू दुनिया से टकराता है तो क्या होता है। नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे केस को डिकोड करने जा रहे हैं जो बिल्कुल इसी टकराव को दर्शाता है। हम इसे पूरी तरह से एक क्लिनिकल और ऑब्जेक्टिव नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, जहां अत्यधिक अकेलापन और डिजिटल दुनिया की आज़ादी मिलकर एक बेहद भयानक रूप ले लेते हैं। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। मैं एक 18 से 30 साल के लड़के को ढूंढ रहा हूं जिसे मारा जा सके और खाया जा सके। ये किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये सचमुच में एक असली इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट था जिसे आमिन म्यूज नाम के एक शख्स ने पोस्ट किया था। इस सिर्फ एक लाइन ने द कैनिबल कैफे नाम के इंटरनेट फोरम की एक बहुत ही डार्क सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया था। एक ऐसी जगह जहां इतनी खौफनाक फैंटेसीज पर न सिर्फ खुलेआम चर्चा होती थी, बल्कि लोगों को इसका शिकार बनने के लिए बाकायदा ढूंढा भी जाता था। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। आज की इस चर्चा में हम गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात, शारीरिक अंगभंग और अत्यधिक हिंसा के बारे में बात करेंगे। हम इन डिटेल्स को कोई सनसनी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के डेटा पॉइंट्स की तरह ट्रीट करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर एक इंसान का दिमाग इस हद तक कैसे और क्यों जा सकता है। तो आर्मिन म्यूज की कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1961 में जर्मनी में जन्मे आर्मिन का बचपन काफी तनावपूर्ण माहौल में बीता। 1969 में जब वो सिर्फ 8 साल का था, उसके पिता अचानक परिवार को छोड़कर चले गए। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। आगे चलकर उसने 12 साल तक जर्मन सेना में भी काम किया, जो बाहर से देखने में बहुत ही अनुशासित जिंदगी लगती थी। लेकिन फिर 1999 में उसकी बेहद कंट्रोलिंग माँ का निधन हो गया, और इसी घटना ने उसकी जिंदगी के बचे खुचे सारे सामाजिक बंधनों को खोल दिया। ये वो पॉइंट था जहां से उसके मानसिक पतन की असल शुरुआत होती है। और ये पतन हुआ कहाँ? रोटनबर्ग के एक विशाल एस्टेट में। सामने दिख रहा ये नंबर 44 कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस घर के कमरों की संख्या है जहां आर्मिन अपनी कंट्रोलिंग माँ के साथ रहता था। जरा सोचिए, एक छोटे से शांत शहर में 44 कमरों का इतना बड़ा और खाली घर। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इस जगह ने आर्मिन को बाकी समाज से कितना ज्यादा काट दिया था। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि उसके उस दम घोटू अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह थी। इस भयंकर अकेलेपन से बचने के लिए आर्मिन के दिमाग ने एक अजीब तरीका निकाला। उसने फ्रैंकी नाम का एक काल्पनिक दोस्त कर लिया। बचपन में पिता और भाइयों के जाने के बाद उसके मन में ये डर बहुत गहराई तक बैठ गया था कि हर कोई उसे एक दिन छोड़ देगा। और पता है, ये डर धीरे धीरे एक भयानक भ्रम में बदल गया। उसे लगने लगा कि अगर वो फ्रैंकी को खा ले तो फ्रैंकी हमेशा के लिए उसके शरीर का हिस्सा बन जाएगा और फिर उसे कभी छोड़कर नहीं जा पाएगा। बस यहीं से इंसान को खाने की इस खतरनाक मनोवैज्ञानिक फैंटेसी ने जन्म लिया। यहाँ आर्मिन की दोहरी जिंदगी का एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो भयानक कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। मतलब, एक तरफ वो पूरे 12 साल तक जर्मन सेना का एक बेहद भरोसेमंद और अनुशासित सैनिक रहा। उसके साथ काम करने वालों को उस पर कभी रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। और दूसरी तरफ उसका अशांत दिमाग अपनी निजी डायरियों में कटे हुए अंगों के चित्र बना रहा था और बूचड़ खानों में जाने का एक अजीब सा ऑब्सेशन पाल रहा था। ये साफ दिखाता है कि कैसे कोई इंसान अपने अंदर चल रहे इतने बड़े तूफान को बाहर की दुनिया से बड़ी आसानी से छिपा सकता है। तो फिर ये सब ख्यालों से निकलकर हकीकत में कैसे बदला? देखिए, 1999 में जब आर्मिन की मां का निधन हुआ तो उस पर से दुनिया का आखिरी सामाजिक कंट्रोल भी खत्म हो गया। ठीक उसी समय 90 के दशक के आखिर में इंटरनेट लोगों के घरों तक पहुंचने लगा था। आर्मिन ने डार्क और अनियंत्रित चैट रूम्स में जाना शुरू किया। उसने करीब 60 से ज्यादा ऐसे एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किए जहां वो सचमुच में अपनी इस फैंटेसी को पूरा करने के लिए लोगों को ढूंढ रहा था। इंटरनेट ने मानो उसकी दबी हुई इच्छाओं को एक ग्लोबल मंच दे दिया था। लेकिन इस पूरी डार्क स्टोरी में एक बहुत ही अजीब मनोवैज्ञानिक नियम काम कर रहा था। पूरी स्वेच्छा, यानी 100% विलिंगनेस। इसका एक उदाहरण हमें नवंबर 2000 में मिलता है, जब आर्मिन की मुलाकात बूस नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों की फैंटेसी मिलती जुलती थी, लेकिन जब बूस ने आर्मिन का वो विशाल घर देखा तो वो बुरी तरह डर गया और उसने बैकआउट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि आर्मिन ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उसने बूस को आराम से जाने दिया, क्योंकि आर्मिन के दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ थी कि उसका शिकार अपनी मर्जी से उसके पास आना चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं। और फिर आता है 5 फरवरी 2001 का वो दिन। डिजिटल दुनिया के किसी अंधेरे कोने से एक सीधा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मैसेज पॉपअप होता है। कैटोर 99 नाम के एक यूजर ने बस इतना लिखा, मैं तैयार हूं। ये इंसान था बर्लिन का एक 43 वर्षीय इंजीनियर बर्न जर्गन ब्रांडिस। ये ठीक वो पल था जब आर्मिन की सालों पुरानी डार्क फैंटेसी को डिजिटल दुनिया की भीड़ में एक असली और स्वेच्छा से तैयार होने वाला शिकार मिल गया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ब्रांडिस ऐसा क्यों चाहता था? ये इस केस का शायद सबसे जटिल मनोवैज्ञानिक पहलू है।
दोनों की मानसिकता बिल्कुल अलग थी। एक तरफ आर्मिन था जो अपने बचपन के अकेलेपन के कारण किसी इंसान पर पूरा नियंत्रण और जीवन भर का साथ चाहता था, और दूसरी तरफ था ब्रांडिस। ब्रांडिस एक बहुत ही अमीर परिवार से था, लेकिन वो अपने यौन संघर्षों, भयंकर अकेलेपन और एक तरह की आत्मघृणा से जूझ रहा था। ब्रांडिस के लिए यह अपनी जिंदगी को पूरी तरह सरेंडर करने और मृत्यु के ऑब्सेशन को पूरा करने का एक तरीका था। यह दो बुरी तरह से टूटे हुए दिमागों का एक परफेक्ट और बेहद खतरनाक मिलन था। और ये सब अचानक एक रात में नहीं हुआ। उन्होंने करीब 3 से 4 महीने तक ऑनलाइन बहुत ही बारीकी से हर एक डिटेल की प्लानिंग की। ब्रांडिस अपनी हर फैंटेसी बताता और आर्मिन उसे किसी नियम कानून की तरह डायरी में नोट करता। ये ऑनलाइन तैयारी धीरे धीरे 9 मार्च 2001 को एक ऑफलाइन मीटिंग में बदल गई। वे दोनों रॉटेनबर्ग रेलवे स्टेशन पर मिले और उस फैंटेसी को हकीकत में बदलने के लिए सीधे उस 44 कमरों वाले एस्टेट की ओर चल दिए। 9 मार्च की उस रात जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन चलिए इसे हम एकदम क्लिनिकल नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दर्द को कम करने के लिए भारी मात्रा में नींद की गोलियों और कफ सिरप का इस्तेमाल किया गया। आर्मिन ने कोई गलती ना हो इसके लिए एक ह्यूमन बुचरिंग गाइड को भी अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर रखा था। उसने शुरुआत में अंग भंग करने की कोशिश की जो फेल हो गई, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरी खौफनाक प्रक्रिया को एक वीडियो कैमरा पर रिकॉर्ड किया जा रहा था। वो 4 घंटे का टेप इस बात का आकाट्य सबूत बन गया कि ये सब वास्तव में दोनों की आपसी सहमति से शुरू हुआ था। इसके बाद लगभग 10 महीने तक आर्मिन अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जिस डिजिटल अंडरवर्ल्ड से ये सब शुरू हुआ था, वहीं से इस राज का पर्दाफाश भी हुआ। इंटरनेट फोरम के ही एक दूसरे यूजर ने पुलिस को एक गुमनाम टिप दे दी, और आखिरकार दिसंबर 2002 में ये टिप पुलिस को सीधे आर्मिन म्यूज के उसी विशाल और आइसोलेटेड घर के दरवाजे तक ले आई। जब पुलिस उस घर में दाखिल हुई तो नजारा बिल्कुल सन कर देने वाला था। पूरे घर में खून की एक अजीब सी तेज मेटालिक गंध फैली हुई थी। घर के अंदर एक पूरा कमरा था जिसे स्लॉटर रूम यानी बूचड़ खाने में बदल दिया गया था, जिसमें अलग अलग तरह के चाकू और मीट हुक टंगे थे। पुलिस को वो 4 घंटे का खौफनाक वीडियो टेप भी मिल गया। लेकिन सबसे रोंगटे खड़े करने वाला पल वो था जब पुलिस ने फ्रीजर खोला। वहां पिज्जा बॉक्स रखे थे, और आर्मिन ने बहुत ही शांति से दावा किया कि ये जानवरों का मांस है। लेकिन वहां मौजूद एक महिला पुलिस अधिकारी ने तुरंत पहचान लिया कि पिज्जा बॉक्स में छिपा हुआ वो मांस किसी भी हाल में जानवर का नहीं हो सकता था। कानूनी तौर पर भी ये केस एक बहुत बड़ी पहेली बन गया। 2004 के पहले ट्रायल में कोर्ट ने ये माना कि चूंकि ब्रांडिस ने अपनी सहमति दी थी, इसलिए आर्मिन को मैनस्लॉटर यानी गैर इरादतन हत्या के लिए सिर्फ 8.5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये फैसला ज्यादा दिन नहीं टिका। जब केस का रीट्रायल हुआ और उस 4 घंटे के टेप का फिर से फ्रेम बाय फ्रेम विश्लेषण किया गया तो कहानी बदल गई। ये साबित हुआ कि जब आर्मिन ने वो घातक वार किए थे तब ब्रांडिस की सांसें चल रही थी। ये स्पष्ट हो गया कि आर्मिन ने ये सब महज अपनी संतुष्टि के लिए किया था। इसके बाद सजा को बदलकर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास कर दिया गया। इस पूरे केस से हमें जो सबसे गहरा और डरावना साइकोलॉजिकल लेसन मिलता है वो है डिजिटल इको चेंबर का खतरा। ये केस हमें सिर्फ इसलिए नहीं डराता कि इसमें क्या हुआ, बल्कि इसलिए डराता है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेट के अनियंत्रित कोने एक इंसान की बिल्कुल असंभव और खतरनाक फैंटेसी को सही ठहरा सकते हैं। जब ऐसे चरम विचार रखने वाले लोग ऑनलाइन एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे के बर्ताव को सामान्य मान लेते हैं, और फिर एक दिन वो खौफनाक विचार हकीकत का रूप ले लेते हैं। और यही बात हमें आज के सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। आज जब इंटरनेट हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है, तो सोचिए इस समय इंटरनेट के डार्क कोनों में और कितनी ऐसी अत्यधिक और आइसोलेटेड फैंटेसीज होंगी जिन्हें अपनी वास्तविक दुनिया का मैच मिल रहा होगा। आर्मिन म्यूज का केस कोई पुरानी भूली बिसरी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और अनियंत्रित डिजिटल स्पेसेस के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।